हेलो फ्रेंड, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। कल जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में बात की थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार के बारे में जो हमने बात की उसमें हमने देखा कि ये 3 देशों में फैली हुई सभ्यता है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। तो हमने पाकिस्तान की बात कर ली कि पाकिस्तान के किन क्षेत्रों में, 3 क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान के 2 स्थानों की बात की, शॉर्तगुई और मुंडीगाक, तो इनके बारे में हमने बात की। ठीक है, अब हम कल भारत के बारे में बात कर रहे थे कि भारत में किन किन राज्यों में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखने को मिलते हैं। आज फिर से मैं आपको मैप के माध्यम से और क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूँ कि किन किन सभ्यताओं में, यानी कि किन किन क्षेत्रों में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिलते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमें जो मिलता है, पहले मैंने बताया कि हम ऊपर से चालू होते हैं तो हमें जम्मू कश्मीर में, यानी J&K में, जम्मू कश्मीर में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हमने देखा था मांडा। ठीक है, मांडा यानी कि J&K में, यानी सिंधु सभ्यता का स्थल जो हमको कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर में। मांडा उत्तरी नॉर्थ में। आपको याद होगा हमारी जो पिछली क्लास में हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की बात की तो मैंने इसका जिक्र किया था, वहां पर हमने इसके ऊपर बात की थी। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि फिर हम कह सकते हैं कि पंजाब में एक स्थल मिलता है, पंजाब में, और पंजाब में जो स्थल मिलता है वो हमें जो है, पंजाब में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो मिलते हैं वो रोपड़। ठीक है, रोपड़ के बाद में हमें यहाँ बाड़ा। ठीक है, तो बाड़ा, ये जो है 2 स्थल हमको यहाँ पर मिलते हैं, रोपड़ और बाड़ा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमें जो स्थल मिलते हैं हमारे प्यारे राजस्थान से, तो राजस्थान से हमें जो स्थल मिलता है उसका नाम आप सब जानते हो, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा, ये हमें राजस्थान से स्थल मिलता है। ठीक है, राजस्थान के बाद में हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा से जो हमें स्थल मिलता है तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा से जो हमें स्थल मिलने वाले हैं, तो आप सबने एक नाम सुना होगा, राखी गढ़ी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ HR मतलब हरियाणा, राखी गढ़ी। ठीक है, बनावली। ठीक है, कुणाल, मीताथल, ये स्थल हमें कहां से मिलते हैं, ये हमें हरियाणा से स्थल मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुजरात की। ठीक है, तो गुजरात में हमें सबसे ज़्यादा, यानी कि गुजरात में, तो अब हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में जैसे GJ लिख रहा हूँ, GJ मतलब यानी गुजरात। गुजरात को समझाने से पहले मैं आपको गुजरात के बारे में बताता हूँ कि गुजरात के जो हमें जो स्थल मिलते हैं, एक तो हमें मिलते हैं खंबात की खाड़ी से मिलते हैं, एक हमें रण ऑफ कच्छ से मिलते हैं। तो रण ऑफ कच्छ जो है से मिलने वाले स्थल अलग है, और खंबात की खाड़ी से, तो गुजरात में हमें 2 जगह से स्थल मिलते हैं, खंबात की खाड़ी से और रण ऑफ कच्छ या कच्छ के रण से जो स्थल मिलते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे मैं बताऊं आपको कि अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल, यानी सबसे ज़्यादा स्थल जो भारत में मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल, सबसे ज़्यादा स्थल सैंधव सभ्यता के। तो सैंधव सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल हमें गुजरात से मिलते हैं। गुजरात से अब कौन कौन सी जगह से, 2 जगह से मिलते हैं, हम कह सकते हैं 2 जगह से। एक तो हम कहेंगे खंबात, रण ऑफ कच्छ या कच्छ के रण से,
कच्छ के रण से, दूसरा हम कहेंगे खंबात की खाड़ी से, खंबात की खाड़ी से, ठीक है। कच्छ के रण से हमें जो मिलते हैं वो 3 स्थल हमको ध्यान देने हैं, धोलावीरा, ठीक है, देसलपुर और हम सुरकोटदा, सुरकोटदा, ठीक है। ये 3 स्थल हमको मिलते हैं कच्छ के रण से। और खंबात की खाड़ी से बात करें तो हमें मिलता है रंगपुर, ठीक है, लोथल, लोथल, कुंतास, कुंतास के बाद में इधर हम करेंगे रोजदी, और एक और हम लिख सकते हैं यहां पर प्रभास पाटन, ठीक है। तो रंगपुर, लोथल, कुंतास, रोजदी, प्रभास पाटन, ये हमको कहां से मिलते हैं? ये हमको मिलते हैं यानी कि खंबात की खाड़ी से। और ये हम कच्छ के रण से हमको धोलावीरा, देसलपुर और सुरकोटदा, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो हमने जो है बात करते हैं इसके बाद में, यानी आपको ये भी ध्यान रखना है गुजरात में भारत में सबसे ज्यादा स्थान और सबसे ज्यादा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भारत के कौन से राज्य से मिलता है? तो आपका आंसर क्या होगा? भारत के गुजरात का जो राज्य भारत का गुजरात राज्य है, वहां से हमको सबसे ज्यादा स्थल मिलते हैं। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको इस स्लाइड में बताया कि जम्मू कश्मीर में मांडा में मिलता है, पंजाब में अपने ये कह सकते हैं कि पंजाब में हमारा जो स्थल है, ठीक है, पंजाब में जो हमारा स्थल है वो कहां से मिलता है? पंजाब में हमें रोपड़, ठीक है, और बाड़ा से मिलता है, ठीक है। राजस्थान में कालीबंगा मिलता है, ठीक है। हरियाणा से राखीगढ़ी और बनावली मिलता है, और राखीगढ़ी, बनावली, कुनाल और मीठातल मिलता है। गुजरात से मैंने आपको बताया, ठीक है, कि गुजरात में अपने कौन से स्थल मिलते हैं? तो गुजरात में अपने को 2 स्थल जो है गुजरात में मिलते हैं, 2 जगह से, खंबात की खाड़ी से और कच्छ के रण से। खंबात की खाड़ी से मैंने आपको बताया रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, कुंतास हो गया, रोजदी हो गया, प्रभास पाटन हो गया, ठीक है। इधर हमने धोलावीरा देख लिया, देसलपुर देख लिया और सुरकोटदा देख लिया। अब हम बात करते हैं कि यानी उत्तर प्रदेश से मिलने वाले, यानी यूपी से मिलने वाले। तो उत्तर प्रदेश और यूपी लिख दूं मैं कि यूपी से मिलने वाले, उत्तर प्रदेश से मिलने वाले स्थल। तो उत्तर प्रदेश से मिलने वाले स्थल जो है हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आलिमगीरपुर, आलिमगीरपुर, ठीक है। मैंने आपको ये बात की थी भारत में सबसे ज्यादा यानी कि पूर्वी स्थल, कि भारत का पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हमने आगे भी बात की थी पहले। तो आलिमगीरपुर, अगर आपने पहली क्लास से नहीं देखी हैं, पिछली क्लास से नहीं देखी हैं, तो इन क्लास में आपको इतनी क्रिस्टल क्लियरिटी नहीं आए, मेरी पिछली क्लास से देखिए, इसमें इस बात का जिक्र आपको मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा करना नहीं चाहता हूँ। आलिमगीरपुर के बाद में हमको यहाँ पर मिलते हैं हुलास, ठीक है, बड़गांव। ये हमको जो है बेसिकली यानी कि ये स्थल हमको यूपी से मिलते हैं, आलिमगीरपुर, हुलास और बड़गांव, ठीक है। अब हमने बात की कि हमारा एक और राज्य है जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिलता है, वो महाराष्ट्र, यानी कि MH लिख दूं मैं, महाराष्ट्र MH। तो महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं दायमाबाद। तो दायमाबाद से हमको क्या मिलता है कि महाराष्ट्र में
सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मैंने आपको जो है क्लास में भारत का यानी कि दक्षिण का स्थल, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण का स्थल कौन सा है, तो आप कहोगे दाइमाबाद। इससे दक्षिण में अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है। तो ये बात हमने की सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अब एक एक शहर के बारे में जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो हम हड़प्पा से अपनी बात चालू करते हैं। तो हड़प्पा से जब हम अपनी बात चालू करते हैं कि हड़प्पा जो शहर था, ठीक है, यानी हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर जिसका उल्लेख किसने किया था, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति ने। 1826 में चार्ल्स मेसन ने इस जो पर्टिकुलर जो स्थान है जिसका हमने नाम लिया हड़प्पा स्थान का पहली बार उल्लेख वह व्यक्ति करता है, चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति 1826 में करता है। ठीक है, तो अब हम इस हड़प्पा के बारे में जानकारी लेंगे कि हड़प्पा जो है ठीक है, तो हड़प्पा की ये कौन से स्थान पर है, ठीक है, स्थान क्या है, ठीक है, कौन सा स्थान, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे नदी कौन सी है, यानी कि कौन सी नदी पर उसकी विशेषता क्या है, तो स्थान देखेंगे, फिर हम देखेंगे नदी देखेंगे, ठीक है, कौन से नदी पर है, इसकी जो है खोजकर्ता कौन था, ठीक है, खोजकर्ता, दूसरा उत्खनन किसने किया, खोजकर्ता और उत्खनन के बारे में बात करेंगे। फिर इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, इस शहर की क्या विशेषता है। फिर हम पढ़ेंगे इसका उपनाम क्या है, ठीक है। उपनाम के बाद में हम जो है महत्वपूर्ण साक्ष्य, यानी सिंधु सभ्यता के हड़प्पा के जो है महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है, तो हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो साक्ष्य के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इन सब बातों पर हमारे आज का जो लेक्चर है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। एक एक बात को हम आसानी से समझेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। आसानी से इसको देखिए और सब कुछ बहुत आसान है। जब हम बहुत जो है चीज़ों को समझ लेते हैं, चीज़ों की तह तक पहुंच जाते हैं, तो रटने की हमको आवश्यकता नहीं होती। मेरी पूरी कोशिश यही है कि रटाया नहीं जाए, आपको समझाया जाए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम स्थान के बारे में। ठीक है, तो एक एक टॉपिक मैं उठाऊंगा और एक एक टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। चलो, तो हम बात करते हैं स्थान के बारे में। तो हड़प्पा का जो स्थान था, ठीक है, स्थान हम कहेंगे किस स्थान से, किस जगह से, ठीक है, हड़प्पा शहर जो है अभी राइट नाउ, ठीक है, तो स्थान हम कहेंगे कि ये हम कह सकते हैं कि मोंटगोमरी, पाकिस्तान का एक मोंटगोमरी जिला था। ठीक है, पाकिस्तान के यानी कि हम कह सकते हैं कि पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला। तो प्रांत कौन सा हो गया, पंजाब। ठीक है, तो पंजाब प्रांत, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जिसका मोंटगोमरी जिला। पर दोस्तों यहाँ एक ध्यान रखने बात है, पाकिस्तान में कुछ प्रशासनिक सुधार हुए, प्रशासनिक सुधार के बाद में ये मोंटगोमरी जिला नहीं रह गया। तो ये अब कौन से जिले के नाम से जाना जाता है, साहिवाल जिला। ठीक है, तो अब ये कौन से जिले में आता है, साहिवाल जिले में। तो वर्तमान में ये कौन सा है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, साहिवाल जिला, ठीक है, वर्तमान। तो वर्तमान में ये पाकिस्तान के साहिवाल जिले में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नदी के बारे में। तो नदी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों नदी आप सबको पता है कि हड़प्पा कौन सी नदी के हैं, तो हड़प्पा जो है बेसिकली रावी नदी के, ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर है। तो ये मान रावी नदी के बाएं तट पर, तो रावी नदी के कौन से तट पर, बाएं तट पर। तो बाएं तट पर हड़प्पा शहर बसा हुआ था। कौन सी नदी, रावी नदी के बाएं तट पर। अगर ये मान लो ये नदी चल रही है,
ठीक है, ठीक है। तो इसका ये बायां तट जो है यानी कि इस तरह, तो ये यहां पर जो है शहर बसा हुआ था, ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर। अब हम बात करते हैं कि जब इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता की हम बात करते हैं। तो खोजकर्ता में आप सबको पता है, हम सब ने बहुत डिटेल में बात की खोजकर्ता के बारे में कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की। उल्लेख तो 1826 में किसने किया? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने इसका उल्लेख किया, ठीक है। पर अंतोत्वगत्वा इसकी खोज जो करता है वो कौन करता है? वो दयाराम साहनी करते हैं। तो खोजकर्ता हम कहेंगे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है। अब उत्खनन इसका जो होता है, ठीक है दोस्तों, उत्खनन जो होता है, उत्खनन इसका कई चरणों में होता है, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, उत्खनन। उसमें 1923 से लेकर नहीं, यानी कि 1923 से लेकर 1923 से लेकर 1924 तक जो व्यक्ति उत्खनन करते हैं वो होते हैं दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी 1923 से लेकर 1924 तक, ठीक है। 1946 में मार्टिन व्हीलर, ठीक है, मार्टिन व्हीलर ने यानी कि हड़प्पा शहर की उत्खनन का कार्य चालू किया। उत्खनन मतलब कि यानी कि साइट को खुदवाना, यानी कि उसमें और जो है खुदाई करवाना और चीजों का तथ्यों को उजागर करना, ठीक है। तो 1946 में मार्टिन व्हीलर ने, 1923-24 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया। जब हम बात करते हैं कि विशेषता क्या रही, ठीक है, तो इस शहर की विशेषता ये थी कि ये प्रशासनिक नगर जैसा दिखता था, ठीक है। यानी कि ऐसे लगता है कि ये कोई प्रशासनिक नगर रहा होगा जिसमें प्रशासन के बड़े काम होते होंगे, कोई ऐसी राजधानी टाइप का, ठीक है, जैसे जयपुर है अपना, ठीक है। जयपुर में आपको जो है सभी यानी कि डिपार्टमेंट के आपको क्या मिल जाएंगे? सभी डिपार्टमेंट की इमारतें जयपुर में मिल जाएंगी, मुख्यालय मिल जाएंगे जयपुर में। तो जयपुर क्या एक तरह का प्रशासनिक शहर भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये कोई एक प्रशासनिक शहर रहा होगा। तो इसकी विशेषता ये होगी, ये कोई प्रशासनिक शहर रहा होगा, ठीक है, ये इसकी विशेषता रही है, ठीक है। दूसरी विशेषता कि हड़प्पा में सभी मकानों में शौचालय मिलता है, ये इसकी विशेषता है। बहुत कम लोग को ये जानकारी होगी कि हड़प्पा के सभी मकानों में जो है शौचालय मिला है। तो सभी मकानों में शौचालय मिलना अपने आप में एक विशेषता है इस शहर की, ठीक है। तो ये विशेषता के तौर पर आप एक ध्यान रखिए कि ये प्रशासनिक शहर जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विशेषता के तौर पर, फिर आगे हम जब बात करते हैं तो आगे हम बात करेंगे कि उपनाम, ठीक है, उपनाम इसके क्या क्या। तो मार्टिन व्हीलर ने, यानी कि मार्टिन व्हीलर जो इतिहासकार रहे, उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे ऋग्वेद में हरियूपिया नामक शब्द का प्रयोग हुआ है, इन्होंने इसको जो है हड़प्पा से जो है जोड़ा है। तो इन्होंने हरियूपिया नामक स्थान को हड़प्पा से जो है पहचान की है। तो हम कह सकते हैं मार्टिन व्हीलर साहब ने, मार्टिन व्हीलर ने ऋग्वेद में जो ऋग्वेद के हरियूपिया नामक, ये आपने पढ़ा भी होगा भाई, हरियूपिया नामक स्थान की पहचान किससे की है? हड़प्पा से की है, ठीक है दोस्तों,
हड़प्पा से की, मार्टिन व्हीलर ने। तो मार्टिन व्हीलर ने ऋग्वेद के हरियूपिया नामक स्थान की पहचान किससे की है? हड़प्पा से की है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। अब दूसरा इसका अगर हम उपनाम माने तो इसको अर्ध औद्योगिक नगरी कहा जाता है, या अर्ध औद्योगिक नगरी कहा है। ठीक है, तो हरियूपिया यानी कि हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगरी कहा है। क्योंकि इसमें आप देखोगे कि यहाँ बड़ी बड़ी जो है इमारतें भी मिली हैं, और उसके बाद में कुछ कांसे की, हम कह सके तांबे की भट्टियाँ, तांबे की मुसाएं, तांबे गलाने का जो है भट्टे मिले हैं, मूसा मिली है, मिट्टी की मूसाएं मिली हैं, जिसमें तांबे को, संभवतः तांबे को गलाया जाता होगा। इस तरह से इस सारी चीज़ों से देखने से ये लगता है कि ये एक कोई अर्ध औद्योगिक नगरी रही है। ठीक है, इसको तोरण द्वार कहा जाता है। हड़प्पा यानी कि हड़प्पा शहर को सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है। तो तोरण द्वार यानी गेटवे कहा जाता है, तोरण द्वार कहा जाता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि हमारे एक पिगट साहब थे, पिगट महोदय ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की क्या कहा है? संयुक्त राजधानी कहा है। समझ रहे हो, पिगट साहब ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की संयुक्त राजधानी कहा है। तो पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की संयुक्त राजधानी कहा है। ठीक है, तो पिगट ने जो है ये चीजें हम देखने को मिलेगी कि उपनाम के तौर पर मार्टिन व्हीलर ने ऋग्वेद के हरियूपिया नामक स्थान की कहां से पहचान की है? हड़प्पा से की है। ठीक है, ऐसे ही अर्ध औद्योगिक नगरी कहा है, इसको मैंने आपको बता दिया। इस तरह की विशेषता के कारण इसको अर्ध औद्योगिक नगरी कहा है। इतिहासकारों ने तोरण द्वार कहा जाता है इसको, कि ये एक तोरण द्वार है, यानी कि ये हड़प्पा जो शहर है इसको एक तोरण गेटवे था। गेटवे का इनका मतलब तोरण द्वार इसलिए कि हड़प्पा से पहली बार हम सिंधु घाटी सभ्यता को पहचानना चालू करते हैं, और इतने बड़े जो है सिंधु सभ्यता का इतना बड़ा विस्तार यानी हमको देखने को मिलता है। पहली बार हड़प्पा की खोज हुई, तो पहली बार जैसे आप किसी जो है अजैब घर में जाते हो या किसी म्यूजियम में जाते हो, तो जैसे ही आप एंट्री लेते हो तो एंट्री गेट से ही तो आपको पता चलता है अरे ये तो बहुत अंदर से खूबसूरत है, ये तो बहुत फैला हुआ है, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो अपने आप में बड़ी यूनिक है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको जो है तोरण द्वार कहा है कि इसमें एंट्री का, इस सभ्यता में जाने का एंट्री का द्वार है। समझ रहे हो, तो इसमें कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा एक लॉजिक ये है। अब इसके बाद में पिगट ने, मैंने आपको बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की क्या कहा है? संयुक्त राजधानी कहा है। संयुक्त राजधानी कहने का मतलब ये है कि इसलिए कहा है कि मैंने बताया आपको कि यहाँ प्रशासनिक, इसको आगे भी उपनाम में हमने देखा कि प्रशासनिक शहर बोला है, तो इस तरह से यहाँ पर एक बड़ी तादाद में इमारतें थी। ठीक है, बड़ी इमारतें थी और अच्छी बनी हुई सुदृढ़ इमारतें, जिनकी सुदृढ़ जो है दीवारें बनी हुई थी, और इसके कारण इसको क्या बोला है इतिहासकारों ने कि ये इस पूरी सभ्यता की संयुक्त राजधानी रही होगी, जुड़वा राजधानी रही होगी। ठीक है, अब हम बात करें कि यहां से मिलने वाले साक्ष्यों के बारे में। ठीक है, जब हम साक्ष्यों की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के साक्ष्य क्या क्या रहे हैं, ठीक है, तो साक्ष्य के बारे में अगर हम बात करें कि यहां पर महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, कि यहां से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य
तो महत्वपूर्ण साक्ष्य में हम बात करते हैं कि आपने जैसे मैंने आपको बताया कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन जो था वो बेसिकली पूर्वी टिल्ला और पश्चिमी टिल्ला, ठीक है। तो यानी शहर को दो भागों में बांटा हुआ था, पूर्वी शहर और पश्चिमी शहर। पूर्वी शहर आपने देखा कि जो है कंपैरिजन में, यानी हम तुलनात्मक दृष्टि करें तो पूर्वी शहर ऊपर की तरफ बसाया होता था और जो है पश्चिमी शहर निचला शहर बोला जाता था, वो नीचे की तरफ ढलान में बसा हुआ होता था। और ऊपरी शहर हम कह सकते चढ़ान में बसा हुआ था, चढ़ाई पर बसाया होता था। इसलिए तो अगर हम बात करें कि मैंने आपको बताया कि चार्ल्स मेसन 1826 में, तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा का उल्लेख किया, ठीक है। तो हड़प्पा का उल्लेख चार्ल्स मेसन करता है, ठीक है, 1826 में। और चार्ल्स मेसन ने जो है हड़प्पा टिल्ले का उल्लेख किया, तो हड़प्पा टिल्ले का जब उल्लेख किया तो इसी ने मार्टिन व्हीलर ने इसी टिल्ले को क्या कहा, जब इसने हड़प्पा का उल्लेख किया तो मार्टिन व्हीलर ने, हम कह सकते हैं कि मार्टिन व्हीलर ने उस टिल्ले को, मार्टिन व्हीलर ने हड़प्पा टिल्ले को माउंट ए बी कहा। क्या कहा? माउंट ए बी। जो अपना पूर्वी टिल्ला था उसको उसने क्या बोला? माउंट ए बी बोला। अब इसी पूर्वी टिल्ले में, ये पूर्वी टिल्ला जो था बेसिकली ये आप कह सकते हो कि शिल्प से जुड़ी गतिविधियों के लिए था। कौन सी गतिविधियों के लिए था? शिल्प से जुड़ी गतिविधियों के लिए था। यानी जो पूर्वी शहर था, मैंने आपको बताया था कि यहां पर विशाल इमारतें बनी हुई थी और शिल्प से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी यहां पर विशाल इमारतें बनी हुई थी। तो इसका मतलब है कि जो शिल्पकार थे और जो काश्तकार थे, इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको जो है बनाया। तो शिल्प से जुड़ी गतिविधियां, बड़ी इमारतें, बड़े भवन यहां से देखने को मिलते हैं। तो इसमें एक जगह को, यानी इसको मार्टिन व्हीलर ने इस टिल्ले को ए बी कहा, ठीक है, पूर्वी टिल्ले को। अब यहां पर इसमें हम कह सकते हैं कि इस ए बी टिल्ले में यहां पर जो है 18, यानी कि 18 अनाज पीसने के, या हम कह सकते हैं 18 चबूतरे यहां पर मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमको जो है 18 चबूतरे अनाज पीसने के लिए यहां से, और इसी के पास में दोस्तों ये 18 चबूतरे मिले हमको, ठीक है। अनाज पीसने के लिए काम में लिया जाता होगा इसको, ठीक है। तो अनाज पीसने के लिए 18 चबूतरे मिले। इसी के पास में हमें जो है 15 इकाई वाले श्रमिकों के आवास मिले, ठीक है। तो 15 श्रमिकों के आवास मिले। तो 15 श्रमिकों के आवास, श्रमिकों के आवास हमको यहां से मिलते हैं। अब एक ही पंक्ति में 6 अन्नागार मिले और ऐसी हमको 2 पंक्तियां मिली हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 12 अन्नागार, ठीक है। तो एक ही पंक्ति में 6 अन्नागार और ऐसी कितनी पंक्तियां मिली? यानी कि 2 पंक्तियां मिली। तो 6 अन्नागार हमको मिलते हैं। तो 12 अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं 12 अन्नागार के साक्ष्य हमको यहां से मिलते हैं। तो दोस्तों देखो, मैंने अन्नागार के बारे में आपको बताया। अन्नागार वैसे मैंने आपको कहा कि जो मॉडर्न एफसीआई के गोदाम थे, ठीक है, होते हैं भारत सरकार के, ऐसे इनके एफसीआई के ये गोदाम थे। यानी कि यहाँ धान को भरने का स्थान था, यानी कि अनाज को भरने का स्थान था, इसलिए इसको क्या बोला? अन्नागार, ठीक है। ऐसे हमको एक पंक्ति में 6 मिले, ऐसी कितनी पंक्तियां मिली? 2 मिली। तो
12 अन्नागार के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर अब जब आप देखोगे तो यहाँ पर हमको ओखली में, भाई आप समझो कि यहाँ पर जो है हो सकता है महिलाएं पुरुष, ये 15 श्रमिक आवास हमको मिले हैं, तो इनको अनाज पीसने का काम होता था, तो चबूतरों पर जो है ये अनाज साफ करती होगी, अनाज जो है महिला पुरुष जो है अनाज पीसते होंगे, अनाज साफ करते होंगे। तो यहाँ पर एक जो है बड़ा बीच में गड्ढा सा मिला है जिसको ओखली बोला है, उस ओखली में जो है अनाज, जले हुए अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ओखली में जले हुए अनाज के साक्ष्य, अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की क्योंकि ये शिल्प की गतिविधियों से आप देख रहे हो कि कितने बड़े अन्नागार बना रखे हैं। ठीक है, चबूतरे बना रखे हैं। ठीक है, और ये चबूतरे बना रखे हैं, चबूतरों में ओखली का भी प्रावधान कर रखा था, जिसमें यानी कि जले हुए अनाज के साक्ष्य मिलते। मैंने आगे भी कहा आपको, यानी कि हमने पिछली क्लास में भी बात की अन्नागार के बारे में, मैंने डिटेल से बताया अन्नागार के बारे में, तो वो मैंने आपको बताया और आज मैं फिर उसको दोहराना चाहता हूँ कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अन्नागारों में धान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये ओखली में मिले जले हुए। ठीक है, तो ओखली में जले हुए अनाज के साक्ष्य मिले हैं। अब दोस्तों जो निचला जो शहर था जिसको हम पश्चिमी शहर कहते थे, उसको माउंट ई की संज्ञा दी है। निचले शहर को किसकी संज्ञा दी है? माउंट ई की संज्ञा दी है। ठीक है, तो निचले शहर को माउंट ई की संज्ञा दी है, निचले शहर को माउंट ई की संज्ञा दी है। ठीक है, माउंट ई की संज्ञा दी है। तो निचले शहर को हमने माउंट ई की संज्ञा दी है। अब ये जो माउंट ई की जो हमने संज्ञा दी है, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहां पर आपको बाजार से, बाजार की चीजें, बाजार की वस्तुएं और आपको जो है श्रमिकों के या व्यापारियों के जो है विश्राम स्थल के साक्ष्य यहां पर मिलते हैं। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कि यहां पर साक्ष्य मिलते हैं जो मकानों के और विश्राम स्थल के साक्ष्य मिलते हैं, मकानों के साक्ष्य मिलते हैं, बाजार की वस्तुओं के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हम कह सकते हैं माउंट ई में, यानी कि हमको R37, ठीक है, यानी R37 नामक समाधि मिलती है। ठीक है, R37 नामक एक हमको कब्रिस्तान मिलता है। ठीक है, तो R37 नामक कब्रिस्तान मिलता है यहां पर। तो कब्रिस्तान मिलता है R37 नामक। इस R37 नामक कब्रिस्तान को जब इसका उत्खनन किया गया, ठीक है, जब इसका जो है इतिहासकारों द्वारा उत्खनन किया गया, पुरातत्वविद द्वारा इसका उत्खनन किया गया, तो यहां पर हम कह सकते हैं 90 कंकाल मिले। कितने? 90 कंकाल और 57 कब्र मिली। यहां पर 57 कब्रें, तो 90 कंकाल और 57 कब्रें मिले। और इन कब्रों को जब इनके जो हैं इनकी मम्मीज को देखा गया, ठीक है, मम्मीज यानी कि डेड बॉडीज को बोला जाता है, तो यानी कहने का मतलब इनकी मम्मीज, इन कब्रों को खोला गया, तो ऐसा लगता है कि ये सारे सर्वाधिक जो रोग हुआ होगा वो गठिए का रोग हुआ होगा इनको। तो हड़प्पा में जो सर्वाधिक जो रोग दिखाई देता है वो गठिए का रोग दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं सर्वाधिक रोग यहां जो देखने को मिलता है, सर्वाधिक रोग, तो वो गठिए का रोग देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि हमने देखा कि जब पूरा विद्वान जो व्यक्ति थे उन लोगों ने जब इस
इनको देखा, इनके कंकाल को देखा तो ये इस नतीजे पर पहुंचे कि इनको गठिए का रोग हुआ होगा। यहाँ पर एक जो है कब्र में यानी कि औरत के साथ बच्चे को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं और संभवतः ये माना जाता है कि ये जो औरत थी, ठीक है, ये प्रसव पीड़ा के दौरान इसकी मृत्यु हुई होगी। ठीक है, तो औरत के साथ बच्चे को दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हैं। तो हम कहेंगे कि औरत के साथ बच्चे को दफनाने के साक्ष्य ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा से, जैसे फॉर एग्जांपल हड़प्पा में हमने बात की कि कब्र खोली गई और कब्रों में इस तरह की बात हमारे सामने आती है। ठीक है, अब हड़प्पा से जो है प्रसाधन जो है यानी कि वैनिटी बॉक्स, प्रसाधन जो है पात्र भी मिलते हैं। तो हड़प्पा से क्या मिलते हैं? प्रसाधन पात्र मिलते हैं, प्रसाधन पात्र। इस प्रसाधन पात्र में 3 कांसे की सामग्री मिलती है, यानी कि कांसे की सामग्री 3 सामग्री मिलती है प्रसाधन पात्र में। एक चिमटी मिलती है, हेयर स्कूप मिलती है, ठीक है, और एक रिंग मिलती है। ठीक है, तो चिमटी और हेयर स्कूप और वेदनी, रिंग मिली, सॉरी वेदनी मिलती है, वेदनी, चिमटी और हेयर स्कूप। तो प्रसाधन पात्र में 3 कांसे की सामग्री, ठीक है, तो 3 कांसे की सामग्री, हेयर स्कूप, वेदनी और चिमटी, ये 3 चीजें हमको कहां मिलती है? इस प्रसाधन पात्र में। देखो लोग एडवांस थे, आप सोच रहे हो हमको ही हेयर स्टाइल बनानी आती है, हम ही जो है सब कुछ कर सकते हैं, हमको ही फैशन आती है। लोग भी एडवांस थे और ये लोग भी फैशन करना जानते हो। आप देख रहे हो प्रसाधन पात्र, वेनिटी बॉक्स, सारी चीजें आप देख रहे हो, तो इसका मतलब है ये लोग जो है अपने आप को संवारने और सजाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, यानी पर्सनल ग्रूमिंग पर भी ये लोग ध्यान देते थे। भाई पर्सनल ग्रूमिंग कौन नहीं चाहता है? हम सब चाहते हैं पर्सनल ग्रूमिंग, और होना भी चाहिए। तो हमारे जो पूर्वज थे वो भी देखिए कि फैशन पर कितना ध्यान और कितनी चीज़ें। अभी आप देखोगे आगे तो आपको सौंदर्य प्रसाधन की बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा में यहां पर हमको मिलते हैं तांबे की 16 भट्टी। तो 16 भट्टियां मिलती है तांबे की 16 भट्टियां मिलती है हमको। ठीक है, तांबे की इक्का गाड़ी मिलती है, इक्का गाड़ी। ठीक है, तो तांबे की इक्का गाड़ी मिलती है। इसके बाद हमको 2 पहियों वाला तांबे का रथ मिलता है, 2 पहिए वाला तांबे का रथ। तांबे का ताबीज मिलता है हमको। ठीक है, तो तांबे का ताबीज मिलता है। देखिए ये दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये एक ऐसे फैक्ट हैं जिनको हम कैसे याद करें। तो मैं आपको बताऊं, जीवन में कोई ट्रिक्स जो है जब तक काम नहीं आती है जब तक आप उसको दोहराते नहीं। आप ट्रिक से पढ़ लो, अगर ट्रिक भी नहीं दोहराओगे तो ट्रिक भी जो है आपके कोई काम की नहीं है। इसलिए इस वीडियो को आप जब देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप इसको क्या करो, इस क्लास को देखते समय ईयरफोन के साथ इन सब फैक्ट को अपनी कॉपी में, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, नोट डाउन करते रहो। ठीक है,
और उसको फिर जब आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो रिवीजन को आप क्लास के साथ भी रिवीजन कर सकते हो या आप अकेले एकांत में जाकर इसको रिवीजन कर सकते हो। तो इसको पॉज कर करके देखिए और जो है ध्यान से देखिए, और इसको रटने की जरूरत नहीं है, बार बार इसको जो है दोहराने की जरूरत है। और दोहराने से क्या होगा कि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आप सोच लो एक बार में मैं रट्टा मार लूं, एक बार में कुछ नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कि और साक्ष्य क्या मिलते हैं हमें, ठीक है, कि भाई हमने देखा तांबे की 16 भट्टी मिली, तांबे की गाड़ी मिली, 2 पहिए वाले तांबे का रथ मिला, तांबे का ताबीज मिला, ठीक है, एक मुहर मिली है। एक मुहर में जो है गरुड़ पक्षी ने सांप को दबाए हुए, ठीक है, गरुड़ पक्षी ने सांप को अपने पंजों में दबाए हुए अंकन मिलता है एक मुहर पर। और एक मुहर में कुत्ते ने जो है खरगोश को दबाए हुए अंकन मिलता है। तो दो मुहर मिलती है। एक में गरुड़ पक्षी ने क्या किया, सांप को दबाए हुए, तो गरुड़ पक्षी ने सांप को दबाए हुए अंकन मिलता है। और एक में कुत्ते ने जो है खरगोश को पकड़े हुए अंकन मिलता है, ठीक है। तो 2 मोहर हमको क्या कौन कौन सी मिलती है वो हम यहां देख लेते हैं। एक में सांप को दबाए हुए अंक, और दूसरी में खरगोश को अंकन, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की मोहर मिलती है हमको, गरुड़ पक्षी को सांप को दबाए हुए अंकन और कुत्ते ने खरगोशों को पकड़े हुए अंकन, ठीक है। और एक हम बात कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें पासे का, जो हमारा खेल का पासा आता है, उस पासे के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। यानी कि हड़प्पा में हमें पासा का साक्ष्य मिलता है या पासे के या डाइस के साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा में हम पासा का साक्ष्य यानी डाइस कह सकते हैं के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब ये लोग भी मनोरंजन के साधन इनके पास में थे। हम ही नहीं है पबजी, हम ही नहीं खेल सकते हैं, इनके पास में कोई अलग तरह का पबजी होगा जिसके साक्ष्य हो सकता है अब तक हमारे सामने नहीं आए, पासे के साक्ष्य आ गए होंगे, ठीक है। तो ये लोग भी मनोरंजन के, पर्सनल ग्रूमिंग के साक्ष्य आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट के साधन इनके पास में भी थे। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज जो है खेल और कुछ नहीं जानते थे, वो सब जो है अपने आप को एंटरटेन करने के सारे साधन इनके पास में थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की तो हमने आज हड़प्पा शहर की विशेषताओं के बारे में बात की, उपनाम के बारे में बात की, नदी के बारे में बात की, साक्ष्य के बारे में बात की, और महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जानकारी मैंने इस जो है पूरे जो आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इनकी जानकारी मैंने आपको दी है। आज के लिए इतना ही। सेफ रहिए, कूल रहिए और हंसते रहिए।